हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 15 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के वीडियोस को अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। चलिए, कुछ और जानकारी हम आपको दे दें कि अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक है जहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको 399 रुपये में इसका पास मिल जाएगा, जहां पे आप NTPC CBT 2 के लिए तो टेस्ट दे ही सकते हैं। इसके अलावा बाकी सभी एग्जाम के लिए भी टेस्ट आप लगा सकते हैं। 399 कोर्स भी है, लेकिन अगर आप इस कोड का उपयोग करते हैं MTV का तो आपको 39 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि यह पास आपको मिल जाएगा 360 रुपये में। और 360 रुपये में आप जितने चाहे उतने टेस्ट जो है यहाँ से लगा सकते हैं। ओके, चलिए तो आइए अब देखते हैं हम लोग आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपका सिलॉक्स टॉपिक से है। ध्यान से देखिएगा क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे बोला यह गया है, देखिए सिलॉक्स का क्वेश्चन जो होता है उसमें कुछ कथन और कुछ निष्कर्ष दिए जाते हैं, और कथन के आधार पर हम लोग को यह तय करना होता है कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है। सिलॉक्स के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो मेथड हम लोग यूज करते हैं वह है आपका वेन डायग्राम मेथड। मेथड तो कई होता है, लेकिन हम लोग वेन डायग्राम मेथड यूज करेंगे। और वेन डायग्राम मेथड क्या कहता है कि जो भी कथन दिया गया है उसके हिसाब से पहले वेन डायग्राम आप ड्रॉ करिए, और फिर उस वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष निकालिएगा। तो जो भी निष्कर्ष आपका निकलेगा वह बिल्कुल सही निष्कर्ष निकलेगा। तो आइए सबसे पहले वेन डायग्राम हम बनाते हैं कथन का। पहला कथन क्या है? सभी सांप पेड़ है। सभी सांप क्या है? पेड़ है। तो यह हो गया आपका सांप, और सांप का जो भी हिस्सा है सब पेड़ है, तो सांप के ऊपर से हम बना दिए पेड़। ठीक है, सभी का वेन डायग्राम हमेशा ऐसे बनाइएगा। सभी कुत्ते बिल्डिंग हैं तो अंदर में कुत्ता होगा, बाहर से क्या होगा? बिल्ली होगा। आगे चलिए, आगे क्या है कथन? कुछ पेड़ सड़क है। कुछ पेड़ सड़क है, पेड़ के बारे में बोला है तो पेड़ को ही हम लोग क्या बनाएंगे? सड़क बनाएंगे। जो साफ साफ पता होगा हम लोग वेन डायग्राम में उसी को ड्रॉ करेंगे। कुछ पेड़ सड़क है तो केवल पेड़ का कुछ हिस्सा सड़क बोला है तो पेड़ के ही हिस्सा को हम लोग सड़क बनाएंगे। और आगे आगे क्या बोला है? सभी सड़क पर्वत है। जो भी सड़क है, सड़क का जो भी हिस्सा है सब क्या है? पर्वत है। तो सड़क के ऊपर से आपका क्या आ जाएगा? सड़क के ऊपर से आपका पर्वत आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिए हैं। किसके बेसिस पर? कथन के बेसिस पर। कथन के बेसिस पर हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिए। अब हम इसी के आधार पे निकालेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष वह होता है जो आपका निश्चित सत्य होता है। ठीक है, पहला निष्कर्ष देखिए क्या है? कुछ पर्वत सांप है। तो क्या पर्वत सांप के साथ कॉमन है? पर्वत सांप के साथ कॉमन नहीं है, यानी कि पहला निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। कुछ पर्वत क्या बोला है? कुछ पर्वत सांप है। तो पर्वत का हिस्सा सांप के साथ कॉमन है? नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। आगे देखिए, कुछ पर्वत सड़क है। पर्वत सड़क, कुछ पर्वत सड़क है। देख लीजिए, यह पूरा का पूरा हिस्सा पर्वत का और पर्वत का कुछ हिस्सा सड़क है, तो दूसरा निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए, पूरा हिस्सा किसका है? पर्वत का, और इसी का कुछ हिस्सा क्या है? सड़क। तो कुछ पर्वत आपका सड़क है, यह बिल्कुल सही है। तीसरा है कुछ सड़क सांप है। कुछ सड़क सांप है। क्या सड़क सांप के साथ कॉमन है? नहीं है, तो तीसरा भी क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी विकल्प 3 जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ा रखे हैं, जिसका लिंक आपको ग्रुप डी स्पेशल 2022 नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे भी आपका 3 कथन और 3 निष्कर्ष दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे? कथन के हिसाब से वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उस वेन डायग्राम के आधार पे निकालेंगे निष्कर्ष। पहला देख लीजिए, कथन क्या है? कुछ फल तारे हैं। फल का कुछ हिस्सा क्या है? तारा है। तो यह हो गया आपका फल, और फल का कुछ हिस्सा हम बना दिए तारा। कुछ फल क्या हो गया? तारे हो गया। ठीक है, आगे चलिए। पहला जो कथन है उसका काम हम लोग कर चुके हैं। दूसरा कथन है कुछ तारे नदी हैं। तारे का कुछ हिस्सा क्या है आपका? तारे का कुछ हिस्सा आपका नदी है। चलिए, इसका भी काम हो गया। आगे, सभी नदी बकरी है। जो भी नदी है वह क्या है? बकरी है। तो नदी का
हम क्या बना दिए, नदी को हम बना दिए बकरी। ठीक है, सभी नदी बकरी है तो नदी के ऊपर से हम बना दिए हैं बकरी। अब कथन के हिसाब से यहाँ पे भी हम लोग वेन डायग्राम बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या होता है, जो निश्चित सत्य होता है। पहला देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, कोई बकरी फल नहीं है, कोई बकरी फल नहीं है, तो बकरी अलग है, फल अलग है, दोनों में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, बकरी और फल में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। तो हम यहाँ पे एक चीज चेक करेंगे कि क्या इसमें कहीं कुछ बकरी फल है तो नहीं बोला गया है, तो कुछ बकरी फल है नहीं बोला गया है, तो कोई बकरी फल नहीं है, यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा। अब आप यहाँ पे यह सोच रहे होंगे कि सर बकरी अलग है, फल अलग है, तो फिर कुछ यहाँ पे कोई बकरी फल नहीं है, यह तो बिल्कुल सही होगा। तो बिल्कुल सही नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव जो भी होगा उसको अलग से उल्लेख किया जाएगा। दो चीजें अलग अलग आने का मतलब यह नहीं है कि दोनों में नेगेटिव रिलेशन हो। दोनों का रिलेशन अगर हमें पता नहीं भी होगा फिर भी हम दो चीजों को अलग अलग बनाएंगे, तो यह क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे, कुछ बकरी तारे हैं और कोई बकरी तारा नहीं है। गौर से देखिएगा इस पॉइंट को, कुछ बकरी तारे हैं, तो देखिए बकरी का कुछ हिस्सा क्या है, तारा है, तो यह तो सही हो जाएगा। कुछ बकरी तारे हैं तो बकरी का कुछ हिस्सा तारा के साथ कॉमन है, तो यह वाला क्या होगा, यह तो अपने आप गलत हो जाएगा। कोई बकरी तारा नहीं है बोला, जबकि बकरी का कुछ हिस्सा तारा है, तो यहां भी आंसर क्या होगा, विकल्प 2, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। विकल्प 2 जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दो चीजें अगर अलग अलग आती है तो उसमें ना तो कोई पॉजिटिव रिलेशन होता है और ना ही कोई नेगेटिव रिलेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है, यह क्वेश्चन आपका सीरीज का है, नंबर सीरीज का 30, अगला है नंबर 90, अगला है 182, फिर 306, फिर 462। किस तरीके से यह आपका सीरीज चला है, इसमें उसी लॉजिक को आइडेंटिफाई करना होता है। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले तो नंबर हम लिख लेते हैं। 30 है, 30 से क्या बनाया है 90, 90 से क्या बनाया है आपका 182, 182 से फिर 306, 306 से फिर बनाया आपका 462, और हमें बताना है कि अगला नंबर क्या होगा। तो डायरेक्ट लॉजिक कोई इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, इन नंबर्स का डिफरेंस चेक करते हैं। 30 और 90 में कितना का डिफरेंस है, 30 और 90 में 60 का डिफरेंस है। 90 और 182 में कितना का डिफरेंस है, 92 का डिफरेंस है। 182 और 306 में कितना का, 6 में से 2 माइनस करिए 4, और यहाँ पे 30 में से आपका 18 माइनस करेंगे 12, 124 का। उसी तरीके से इन दोनों नंबर में डिफरेंस चेक करिए, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, यह बचेगा 5, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 156 का। गौर से देखिए, पहला बार कितना का अंतर है 60 का, फिर 92 का, फिर 124 का, फिर 156 का। अब यहाँ से लॉजिक आपका पता लग रहा होगा, क्या लॉजिक है, गौर से देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा 60 से 92 में कितना का अंतर 32 का, 92 से 124 में कितना का अंतर 32 का, 124 से 156 कितना का अंतर 32 का। यानी कि पहले 60, फिर 60 प्लस 32 92 बढ़ाया, फिर 92 प्लस 32 124 बढ़ाया, फिर 124 प्लस 32 156 बढ़ाया। तो फिर हम क्या करेंगे, 156 प्लस 32, 156 प्लस 32 कितना, 6 और 2 8, 15 3 18, यानी 188 बढ़ाएंगे। तो 462 में आप जोड़िए 188, 2 और 8 कितना 10, 0 हासिल 1 हो जाएगा, 6 8 14 और 1 15, 5 हासिल 1, 4 5 और 1 6, 650 जो है यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि डबल डिफरेंस का ये आपका क्वेश्चन था। फर्स्ट टाइम जब हम लोग डिफरेंस किए तो यहाँ से लॉजिक आइडेंटिफाई नहीं हुआ, फिर इस डिफरेंस का जब डिफरेंस देखे तो लॉजिक आइडेंटिफाई हो गया। नीचे वाली लाइन में देख लीजिए क्या है आपका, यहाँ पे 32 32 का डिफरेंस चल रहा था, पहले 60, फिर 60 प्लस 32 92, फिर 92 प्लस 32 124, फिर 124 प्लस 32 156। अब हम क्या करेंगे, 156 प्लस 32 188 जोड़ेंगे, तो इसमें जब 188 जोड़िएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 650 आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा। यहाँ पे तो कॉमा से सेपरेट ही कर रखा है, ठीक है। चलिए, कॉमा से सेपरेट कर रखा है मतलब यह पार्ट आपका अलग है, यह पार्ट आपका अलग है, यह पार्ट आपका अलग है। इसी तरीके से आपका सीरीज चला है और इस सीरीज में कितना कितना पद है, 4 पद है आपका, प्रत्येक में 4 टर्म है, 4 का है आपका। अब क्या यहाँ पे लॉजिक आइडेंटिफाई हो रहा है, तो यहाँ पे लेटर रिपीट कर रहा है। देखिएगा बी 2 बार आया है, ए 2 बार आया है, फिर इसमें बी भी है, सी भी है, डी भी है और ई भी है। तो ऐसा चेक करते हैं, इसमें ए 2 बार आया है तो ए को यहाँ पे लेते हैं, तो डबल ए डबल बी। आगे देखिए डबल ए डबल सी, आगे देख लीजिए डबल ए डबल डी, यही तो है, पहले डबल बी फिर डबल सी फिर डबल डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल ई हो जाएगा। यही आपका यहाँ पे जो है आंसर होगा हमारा। हमें टोटली क्या भरना पड़ा, ए सी ए डी ई, ए सी ए डी ई, यानी विकल्प 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
देख लीजिए यह आपका क्या बन गया, एक लॉजिकल यहाँ पे ना सीरीज बन गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस आकृति में हमें काउंट करना है त्रिभुज की संख्या। गौर से देखिएगा, जहां भी इस तरीके का आकृति होगा ऐसा वाला, इसमें कुल मिला के 8 त्रिभुज होता है। इसमें कितना त्रिभुज, 8। तो यहां से यहां पे गौर से देखिए, यह जो पार्ट है बिल्कुल ऐसा ही है, तो इसमें कितना त्रिभुज हो जाएगा, 8। तो 8 इसमें हो गया, इसके अलावा 9, 10, 11, 12, 4 यहाँ पे, 8 और 4 12। विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए त्रिभुज काउंट करने का तरीका क्या है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, और जो सबसे बड़ा नंबर आएगा उसको डबल कर लेंगे, तो 4 का डबल क्या होगा, 8। उसी तरीके से अगर यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए, अब आपसे पूछा जाए कि भाई इस आकृति में कितना त्रिभुज होगा, तो नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6, और जो सबसे बड़ा नंबर आया उसको डबल कर दीजिए, 6 का डबल 12, यानी इस आकृति में कितना होगा ट्रायंगल, 12। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका बोला है कि दर्पण छवि चुने, और दर्पण का पोजीशन देखिए कहाँ पे है, नीचे है। दर्पण आपका यहाँ भी हो सकता है या फिर दर्पण आपका यहाँ भी हो सकता है। इस चीज़ को आप जरूर देखिए कि दर्पण का पोजीशन वास्तव में कहाँ पे है। दर्पण का पोजीशन अगर नीचे होगा, ध्यान रखिएगा, दर्पण का पोजीशन नीचे रहने का मतलब है कि हम लोगों से क्या पूछा गया है, वास्तव में जल प्रतिबिंब पूछा गया है। दर्पण जब भी नीचे होगा मतलब वास्तव में आपसे क्या पूछा गया है, जल प्रतिबिंब। तो यह क्वेश्चन आपका जल प्रतिबिंब का हो गया, वाटर इमेज का यह क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर आपका दर्पण इस पोजीशन पे हो या फिर इस पोजीशन पे हो तो वह क्वेश्चन आपका मिरर का ही होता है। जैसे ही दर्पण को हम नीचे रखेंगे या फिर ऊपर रखेंगे तो यह क्वेश्चन वास्तव में किसका बन जाएगा, वाटर इमेज का बन जाएगा। अब वाटर में क्या होता है, जैसे कोई भी आकृति हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे अगर कोई आकृति है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो यह अपने स्थान पर ऊपर से नीचे उलट जाएगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि भाई P इसका बताइए जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो अपने स्थान पर इस तरीके से यह जो भाग इसका उभरा हुआ है लाइन के दाहिने तरफ है तो दाहिने तरफ ही रहेगा, बस ऊपर से कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन दर्पण में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई दर्पण में किस तरीके का बनेगा, दर्पण में अगर आपसे पूछा जाए P का, तो अपने स्थान पर राइट से लेफ्ट, यानी कि देख लीजिए यह वाला जो पार्ट है लाइन के राइट में था, अब किस तरफ आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। तो यहाँ जल है, क्या होगा, अपने स्थान पर ऊपर से नीचे उलट जाएगा, मतलब यह दोनों जो पार्ट है वह कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो किस विकल्प में है ऐसा, यहाँ पे देखिए फिगर सी। फिगर सी जो है इसका आपका जल प्रतिबिंब है। जल प्रतिबिंब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब भी दर्पण नीचे या ऊपर रखा जाए तो यह क्वेश्चन आपका जल प्रतिबिंब का ही हो जाता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, आकृति सी। और आकृति सी के लिए विकल्प कौन सा है, विकल्प ए है। देखिए यह आकृति ए है, इमेज ए, इमेज बी, इमेज सी, इमेज डी, इमेज सी हमारा आंसर होगा। और इमेज सी के लिए विकल्प कौन सा है, विकल्प ए। तो आंसर हमारा यहाँ पे जो होगा वो आपका विकल्प ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आइए, क्लाउड को लिखा जाता है AROIZ, कोडिंग डिकोडिंग का यह आपका क्वेश्चन है। CLOUD, क्लाउड का कोड क्या है, यहाँ पे ए है, AROIZ, यही है आपका, इसका कोड दे रखा है। और इसी आधार पे हमें बताना इस क्वेश्चन में ब्रॉड का BROAD, इसका कोड क्या हो जाएगा। आइए चेक करते हैं किस तरीके से कोडिंग किया है। ए से हम देखते हैं सी को, ठीक है, ए से सी को, तो सी 3 नंबर पे और ए 1 नंबर पे। क्या किया है यहाँ पे, माइनस का आपका 2 किया गया है। 3 से 1 लाना है तो -2 करेंगे। सी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में तीसरे नंबर पर और ए पहले नंबर पर, तो तीसरा से पहले नंबर पर आना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, -2। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा एल से बनाया है ओ और ओ से बनाया है आर। एल होता है 12 पे, ओ 15 पे, प्लस 3 किया गया, 12 और 3 15, यह 15 पे, यह 18 पे, प्लस 3 किया गया। आगे चलते हैं, यू 21 पे, जेड 26 पे, +5, डी 4 पे, आई 9 पे, +5, यानी कि यहाँ पे +5 और यहाँ भी आपका +5, यानी पहले लेटर में -2, क्रॉस पैटर्न पे आधारित यह आपका क्वेश्चन है। पहले लेटर में -2, उसके बाद यहाँ पे क्या है, +3 क्रॉस में, फिर आगे भी +3 क्रॉस में। तो सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे -2। तो बी कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, 2 - 2 करेंगे 0, 0 का मतलब होगा जेड, 0 का मतलब क्या होगा, ध्यान रखिएगा, 0 का मतलब आपका होता है जेड। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जेड, और जेड वाला एकमात्र ऑप्शन है, तो यही ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे हम चेक नहीं करेंगे, आप चाहे तो कर सकते हैं। देखिए आर और ओ, आर कितना पे, आर में क्या करना है, +3, और ओ में भी +3 करना है। तो ओ 15, 15 3 18, आर हो जाएगा, 18 3 21, यू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इधर क्या करना था, +5,
डी आपका 4, 4 और 5 9 आई हो जाएगा, 1 और 5 6 एफ हो जाएगा। तो ZRUIF विकल्प 2 आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। यह क्वेश्चन आपका एनालॉजी का है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा। तो जनरली क्या होता है कि हमें यह चेक करना होता है कि इसका जो रिलेशन इसके साथ है, इसका वही रिलेशन किस संख्या के साथ होगा। जनरली यही होता है, बट इस क्वेश्चन में जब इस तरीके से आप रिलेशन एस्टैब्लिश करिएगा तो आंसर निकालने में मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसका रिलेशन डायरेक्टली इसके साथ देखिए, तो इसका जो रिलेशन इसके साथ है, इसका वही रिलेशन किसके साथ होगा यही बताना है। तो 149 से 159 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 10 करना पड़ेगा। तो उसी तरह से 238 प्लस 10 करिए, कितना हो जाएगा 248। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी विकल्प 1 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ऑप्शन की आवश्यकता होगी, यह टोटली ऑप्शन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जिस तरीके से आपने सोचा है अगर वह ऑप्शन में मौजूद है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, अदरवाइज फिर आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में आइए। 10 से बनाया है 80, तो 12 से क्या होगा। 10 से 80 कैसे बना सकते हैं, तो ऐसा करते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 10 गुने 2 करते हैं, कितना हो जाएगा इससे आपका 80 हो जाएगा। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 12 के स्क्वायर में से माइनस करेंगे 12 गुने 2, 12 का स्क्वायर 144, 144 में से 124 माइनस करिए, क्या आंसर आ जाएगा 120। तो विकल्प 3 आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 10 से 80 कैसे बनेगा, स्क्वायर माइनस 2 गुना, और यहाँ पे भी क्या करेंगे 12 का स्क्वायर में से 12 का 2 गुना माइनस करेंगे, 120 आपका आ जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, बोला है कि जब घड़ी में शाम के 5:49 का समय हो रहा हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच में बने छोटे कोण का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे समय दे रखा है और हमसे यह पूछा है कि घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच में बनने वाले कोण का माप क्या होगा। जैसे कोई भी टाइमिंग ले लेते हैं, मान लीजिए एक सुई आपका यहाँ पे है और दूसरा सुई यहाँ पे है, तो इन दोनों सुई के बीच बनने वाला कोण यानी इसी का माप हम लोगों से इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, घंटे और मिनट की सुई के बीच बनने वाले कोण का माप पूछा जाता है। तो कोण का माप निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, बहुत ही बेहतरीन है, आसानी से यहाँ से आपका आंसर आ जाता है। फॉर्मूला है 60H 60 गुने H माइनस 11M 11 गुने मिनट, और बट्टा में क्या रहेगा, बट्टा में रहेगा 2। यहाँ पे आपको डिफरेंस लेना है। डिफरेंस करने का मतलब कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, अगर यह बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे, और अगर यह बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब नेगेटिव आपको नहीं लेना है। फॉर्मूला क्या याद रखना है, 60H माइनस 11M बट्टा 2। 60H 60 गुने आवर माइनस 11 गुने मिनट बट्टा में 2 रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 5 बजकर कितना बोला है, 5:49 बोला है, तो इस क्वेश्चन में H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू आपका 5 है, और M का वैल्यू क्या है, M का वैल्यू आपका 49 है। यहाँ पे आपका क्या है कि H का मतलब है आवर वाला समय, तो आवर वाला समय 5 है, तो 60 गुना 5 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, माइनस 11 गुने M, तो 49 गुने 11 क्या होगा 9, 9 4 13, 3 हासिल 1, 4 और 1 5, 539 हो जाएगा। जब हम 11 गुने M करेंगे, M का वैल्यू 49 है, बट्टा में कितना आएगा 2 आएगा। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करिए, 539 में से 300 माइनस करिएगा 239, 239 बट्टा क्या करेंगे 2 करेंगे, 2 से भाग करिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बचेगा, 19, 2 9 18, यानी कि 119.5 डिग्री। 119.5 डिग्री क्या होगा, दो कोनों में से बने छोटे कोण का माप। अब गौर से देखिएगा, इस फॉर्मूला से हमेशा क्या होगा, एक कोण का माप निकलेगा, एक कोण का। अगर दूसरे कोण का माप आपको निकालना पड़े तो आप क्या करिएगा, तो आप जो भी कोण का माप आया उसको 360 डिग्री में से माइनस कर लीजिएगा, यानी 360 में से 119.5 डिग्री माइनस करेंगे तो इससे क्या होगा, दूसरे कोण का माप आपका निकल जाएगा। तो 119.5 माइनस करिए 240, यानी कि 239 क्या होगा आपका, यह 239.5, 239.5 डिग्री इसमें जोड़ के देखिए, 0.5 ऐड करिएगा तो यह आपका 240 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा। और 240 अगर यहाँ पे हो जाता है, एक बार चेक कर लेते हैं, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा। इसके अलावा यह आपका बचेगा 9, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0 होगा, यहाँ पे आपका 240 हो जाएगा क्या, चलिए कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। चेक करिए जरा सा, 240, 0.5 ऐड करिएगा इसमें तो यह आपका 120, हाँ ठीक है 240। तो कहने का मतलब है कि एक कोण का माप तो फॉर्मूला से निकालेंगे और दूसरे कोण का माप हम लोग 360 डिग्री में से घटा करके निकालेंगे। अगर बड़े कोण का माप पूछेगा
तो बड़ा कोण मतलब जो 180 से बड़ा होगा वह बड़ा कोण होगा, और जो 180 से छोटा होगा वह छोटा कोण होगा। हमेशा दो कोण बनता है, एक 180 से बड़ा और दूसरा 180 से छोटा। तो अगर आपने जो कोण निकाला है उसका माप 180 से कम है तो यही छोटा कोण होगा, लेकिन आपने जो कोण निकाला है अगर उसका मान 180 से ज़्यादा है, इसका मतलब कि यह बड़ा कोण होगा। छोटा कोण फिर कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री में से माइनस करके, ठीक है। तो हमेशा इस फॉर्मूला से एक कोण निकलेगा, दूसरा कोण निकालने के लिए आपको 360 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? कैलेंडर बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ा रखे हैं। यहाँ पे देखिए कैसे सोल्व करते हैं। 29 जनवरी है, 29, तो सबसे पहले हम लिखेंगे तारीख। तारीख क्या है? 29। उसके बाद महीने का कोड, तो जनवरी का कोड कितना होता है? जनवरी का कोड आपका 2 होता है। देख लीजिए जनवरी का कोड कैसे याद रखना है, 255-136 147257, 2 लाइन में आप इसको याद रख सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बहुत अच्छी तरीके से इस पार्ट को हम पढ़ा चुके हैं। यह आपका सभी 12 महीने का कोड हो गया। 2 पार्ट में याद रख सकते हैं, 255, 136, 147, 257। तो सबसे पहले तारीख लिखेंगे, उसके बाद महीने का कोड, साल का अंतिम 2 अंक, 1950 का अंतिम 2 अंक कितना होगा? 50, और फिर लिखेंगे कि 50 में 4 का भाग कितना बार जाएगा? तो 12 बार जाएगा, 12 चौके 48। पॉइंट में नहीं लिखना है इसको, 50 में 4 का भाग कितना बार जाएगा इसको लिखना है बस। अब सब वैल्यू को जोड़िए और जोड़ने के बाद जो मान है उसमें 7 से भाग करिए। तो जोड़ने पे थोड़ा सा प्रोसेस हो जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं यहीं पे 7 से भाग कर लेते हैं। 12 और 2 14, इसमें 7 से भाग करेंगे 0 हो जाएगा, हटा लीजिए। जो भी 7 से कटे उस वैल्यू को हटा लीजिए। 7 से 7 7 49, क्या बचेगा? 1 शेष बचेगा। शेष लिखिए, 7 चौके 28, शेष क्या बचेगा? 1, यानी 1 और 1 2। फाइनली क्या आया? 2। 2 का मतलब क्या होगा? 2 का मतलब होगा रविवार। 2 का मतलब रविवार होगा। 2 का मतलब रविवार क्यों होगा? 0 से शुरू करते हैं, 0 का मतलब शुक्रवार। तो 1 शनिवार, 2 रविवार। शुरुआत कहाँ से करेंगे? 0 से और शुक्रवार। तो 0 का मतलब शुक्रवार, 1 रविवार, 2 सोमवार, 3 मंगलवार, 4 बुधवार, 5 गुरुवार। यहाँ पे क्या होगा आपका? 0 शुक्रवार, तो 1 शनिवार, 2 रविवार, 3 सोमवार, 4 मंगलवार, 5 बुधवार और 6 आपका हो जाएगा गुरुवार। सभी 7 दिनों का यह आपका कोड हो गया। 0 आता मतलब शुक्रवार, 1 आता शनिवार, 2 आया रविवार, 6 आया गुरुवार, 5 आया बुधवार। ठीक है, तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का रविवार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। पहचानिए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है, और x का मान ज्ञात करने के लिए 2 कथन दिया गया है। इस दोनों में से किस कथन की आवश्यकता होगी? तो अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो x का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? x अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। तो 1/2, समानुपात का मतलब होता है बराबर, 3:4 यानी कि 3/4। सोल्व करिएगा, यहाँ से x का मान निकल जाएगा। x का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 तिया 6/4, तो x का मान आपका यहाँ से निकल गया, यानी इससे x का मान निकल जाएगा। क्या इसकी आवश्यकता होगी? यहाँ तो PQR है, यहाँ तो x है ही नहीं। तो x का मान निकालने के लिए क्या है? केवल 1 पर्याप्त है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में और जो NTPC का पेपर हुआ था वहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछा गया था। कोई भी टॉपिक के क्वेश्चन को आपका कथन और प्रश्न के फॉर्म में पूछा गया था। तो इसका मान निकालने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है? केवल 1 पर्याप्त है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। केवल 1 पर्याप्त है तो विकल्प ए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बोला है दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। क्वेश्चन क्या है कि x-5 सम संख्या है। क्या x-5 सम संख्या है? यही क्वेश्चन है कि क्या x-5 क्या है? एक सम संख्या है। और x के बारे में क्या बोला है कि x एक वास्तविक संख्या है। x क्या है? एक रियल नंबर है। ओके, चलिए अब आगे चलिए। कथन देखिए क्या है। इसका जवाब देने के लिए क्वेश्चन क्या है कि x-5 जो है वह क्या है? एक सम संख्या है। इस सवाल का जवाब देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है? तो पहला कथन क्या है? x-15 एक धन पूर्णांक है। तो क्या धन पूर्णांक होने से, पॉजिटिव नंबर होने से यह स्पष्ट होता है कि x-5 सम होगा कि विषम? नहीं सर, इससे तो यह स्पष्ट नहीं होता है। x-15 एक पूर्णांक रहे, पूर्णांक मतलब कोई भी नंबर, तो किसी भी नंबर के होने से यह तो क्लियर नहीं हुआ कि x-5 जो है वह आपका एक सम संख्या होगा। नंबर 2 देखिए, x-10 एक विषम पूर्णांक है। अब गौर से देखिए, x-10 के बारे में क्या बोला है? विषम पूर्णांक।
तो यह विषम पूर्णांक कब होगा? जब x विषम होगा तभी x माइनस 10 विषम पूर्णांक होगा, क्योंकि विषम संख्या में से 10 माइनस करेंगे तभी विषम आएगा। जैसे x के जगह कोई विषम संख्या लीजिए, 21 माइनस 10 करिए 11 विषम संख्या आया, है ना। x के जगह आप लीजिए 33 में से 10 माइनस करिए, कितना आ गया आपका? 23, यानी विषम संख्या आया। तो कहने का मतलब है कि x माइनस 10 विषम तभी आएगा जब x का वैल्यू भी विषम होगा। तो यहां से क्या क्लियर हो गया कि x एक विषम संख्या है, और अगर x एक विषम संख्या है तो किसी भी विषम संख्या में से अगर 5 माइनस करेंगे, पॉजिटिव अगर लेते किसी भी विषम संख्या में से 5 माइनस करेंगे तो सम आएगा। जैसे देखिए 8 में से 5 सॉरी यहाँ पे विषम संख्या लेते हैं 7 में से 5 माइनस करिए 2 सम संख्या आ गया, 11 में से 5 माइनस करिए 6 सम संख्या आ गया, 9 में से 5 माइनस करिए 4 सम संख्या आ गया। तो अगर x माइनस 10 विषम है इसका मतलब x भी विषम होगा, और अगर x विषम है तो x माइनस 5 पक्का क्या होगा? सम होगा। तो x सम है, इस बात को प्रमाणित कौन किया? केवल विकल्प 2, केवल कथन 2। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा विकल्प बी, केवल कथन 2 पर्याप्त है, जबकि कथन 1 अपर्याप्त है। कथन 1 जो है इस क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगला देखिए, यह क्वेश्चन तर्क और पूर्वानुमान का है, स्टेटमेंट और एजप्शन का है। यहां पे हमें क्या देखना होता है कि यहां जो तर्क या कथन दिया गया होता है उसमें दिए गए पूर्वानुमान में से दिए गए जो यहाँ पे एजप्शन है उसमें से कौन सा इसके अंदर अंतर्निहित है, यही हमें बताना होता है। तर्क देख लीजिएगा क्या है। तर्क है, क्लिनिक में एक नोटिस पर लिखा है कि बिक्री के उद्देश्य से आए सेल्स पर्सन को डॉक्टर से मिलने की अनुमति नहीं है। ठीक है, क्लिनिक के एक नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है कि बिक्री के उद्देश्य से आए सेल्स पर्सन को डॉक्टर से मिलने की अनुमति नहीं है। अब इसका पूर्वानुमान क्या निकाला जा सकता है? कौन सा बात है जो इसके अंदर अंतर्निहित है? तो बिक्री के संबंध में डॉक्टर से मिलने के लिए सभी बिक्री अधिकारी क्लिनिक में नहीं आएंगे, यह बिल्कुल इसके अंदर अंतर्निहित है। यह जो बात बोला गया उससे तो यह चीज स्पष्ट है, कोई भी सेल्स पर्सन को नहीं आना है, इसका मतलब बिक्री से संबंध में जो भी मिलना चाह रहा है डॉक्टर से बिक्री अधिकारी, वह क्लिनिक में नहीं आना है उसको। दूसरा, रिसेप्शनिस्ट बिक्री अधिकारियों को डॉक्टर से मिलने से रोक सकता है, बिल्कुल रोकेगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि मिलने की अनुमति नहीं है, नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसका मतलब कि यह दोनों का दोनों जो चीज है ना वह इसके अंदर अंतर्निहित है। कथन और निष्कर्ष अलग होता है, निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है, बट तर्क, कथन और पूर्वानुमान क्या होता है कि हमें वैसे पूर्वानुमान को यहाँ पे ढूंढना होता है जो इसके अंदर ऑलरेडी अंतर्निहित है। तो इस दोनों बात को अगर गौर से पढ़िएगा तो पता चलेगा कि यह बात ऑलरेडी यहाँ पे बोला जा चुका है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों पूर्वानुमान अंतर्निहित है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिएगा कथन क्या है। कथन और पूर्वानुमान से यह भी क्वेश्चन है, पूर्वानुमान है, धारणा है, अवधारणा है, कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है। आजकल लोग जानते हैं कि घास पर चलना शरीर को ऊर्जा देता है, यह कथन है। अब इससे पूर्वानुमान क्या है ना, इसके अंदर कौन सा पूर्वानुमान अंतर्निहित है? दोनों में से तनाव और अधिक चिंता आधुनिक युग का प्रमुख खतरा है। अब ऐसा तो कुछ यहाँ पे नहीं बोला गया है, तनाव और चिंता आधुनिक युग। ठीक है, चलिए तो यह तो आपका गलत हो गया। घास पर चलना वास्तव में एक बहुत ही आसान व्यायाम है। क्या घास के बारे में कुछ बोला है? सर, घास पर चलना शरीर को ऊर्जा देता है, मतलब कि क्या है? एक वास्तव में आसान व्यायाम है। यह जो चीज है वह तो इसके अंदर अंतर्निहित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 अंतर्निहित है, यानी विकल्प डी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो यह था आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगा अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।